बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025। टॉपिक है जी आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स, जो आपकी न्यू बुक है जी। क्वेश्चन 1 आपके सामने डिस्प्ले पर है, 4.1, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं मार्केट गए हो, आपकी वालदा ने आपको जो है वो 1 किलो टमाटर लेने के लिए भेजा हो, तो जब आप एक बैग में, एक थैले में टमाटर लेकर आ रहे हैं 1 किलो, तो तमाम टमाटर्स की जो डायरेक्शन है वेट की, वो डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो उस पर लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। जबकि अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो और आप कार का स्टेयरिंग जो है वो टर्न कर रहे हो, तो कार के स्टेयरिंग पर जो आप फोर्सेस लगाते हैं, नॉर्मली एक हाथ आपका ऊपर जा रहा है तो एक हाथ नीचे जा रहा है उसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफाइन कैसे करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। जब आप टमाटर लेने गए तो सारे के सारे टमाटर का वेट डाउनवर्ड था, सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, पैरेलल थी, डायरेक्शन भी एक जैसी थी। तो सेम डायरेक्शन और आपस में पैरेलल हो तो लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट रिमेन्स पैरेलल। पैरेलल तो थी एक दूसरे के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जैसा कि कार के स्टीयरिंग पर लगने वाला कपल। ओके जी। फिर है क्वेश्चन 4.2, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। स्टूडेंट्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, आपका लॉन्ग भी है ये बुक में, ठीक है। अच्छे से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम किसी भी वेक्टर के क्या कहते हैं जी? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इट्स प्रोजेक्शंस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी भी वेक्टर का अक्स है, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो उसका अक्स होगा वो एफ एक्स होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे। वाई एक्सिस पे जो उसका अक्स होगा वो उसका वर्टिकल क्या होगा जी? कंपोनेंट होगा, जिसे हम एफ वाई कहेंगे। तो अगर हमारे पास इफ़ अ वेक्टर एफ मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, इट्स रिजल्टेंट कंपोनेंट्स आर। अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर एफ है तो उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो कि होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और उसका वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ वाई, जो कि होता है एफ साइन ऑफ थीटा, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आपने शॉर्ट आंसर ही प्रोवाइड करना है। अगर लॉन्ग आ जाए तो फिर आप वो प्लेन ड्रा भी करेंगे और आप ये रिजॉल्व भी करके सारा दिखाएंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सिंपली क्या है जी? फॉर एग्जांपल, आप जो है एक मार्केट में गए और आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी है, तो जो आपका मैकेनिक है उसने आपकी बाइक का एक जो नट है उसे लूज़ करना है। अब वो उस नट पर टॉर्क अप्लाई करेगा। जब वो टॉर्क अप्लाई करेगा तो टॉर्क में दो चीज़ें थी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर वो मैकेनिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर फोर्स लग रही है किसी बॉडी पर उसे रोटेट करवाने के लिए। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है जी। इससे हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पता चलता है इन काजिंग ट्रांसलेशनल और रोटेशन। स्पेशली ये हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पर हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो हासिल करते हैं, ठीक। और इसका बड़ा ही अहम किरदार है टॉर्क प्रोड्यूस करने में। फिर है हमारे पास डिटरमाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है जी। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं टॉर्क को, ठीक है, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। और आगे उसने कहा है प्रूफ दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ।
सबसे पहले तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं जी। द मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। ठीक है जी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस और पिवट, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारे पास टॉर्क का। और अब उसने कहा है कि आप साबित करें कि टॉर्क जो है ये आर एफ साइन थीटा है। ठीक, अब आप इमेजिन करें ये एक रिजिड बॉडी है हमारे पास। ठीक है जी। रिजिड बॉडी की पहचान ये है कि रिजिड बॉडी को अगर हम रोटेट करें तो इसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बरकरार रहता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता। ठीक, जो इसके एवरी पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रहते हैं अगर ये रोटेट भी करती रहे। तो यहाँ पर ये जो रिजिड बॉडी है इसका ओरिजिन O है और यहाँ पर एक पॉइंट P, और इस P पॉइंट पर यहाँ से एक फोर्स लग रही है F, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर नहीं है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन ये है कि मोमेंट आर्म क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो मोमेंट आर्म था। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो, तो हमें इस F को रिजॉल्व करना पड़ेगा उस कंपोनेंट में जो इस L के परपेंडिकुलर आए। अब ये एंगल बना रहा है थीटा। अगर हम इस F फोर्स के ऊपर यहाँ से एक टॉर्च लाइट मारे तो यहाँ पर नीचे एक शेडो बनेगा लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F ऑफ x। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसके टॉर्च मारें इधर से, जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है, तो यहाँ से इसका एक्स बनेगा इस तरफ, ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा लॉन्ग y एक्सिस। तो इधर मिलेगा आपको f cos ऑफ थीटा और इधर मिलेगा fy f sin ऑफ थीटा। अब f cos ऑफ थीटा देखें तो वो तो इस पिवट में से गुजर रहा है। जब वो पिवट में से गुजर रहा है तो उसका तो कोई मोमेंट आर्म ही नहीं है। ठीक है, L की वैल्यू क्या है उसके लिए, 0, क्योंकि भाई जो है वो पिवट में से पास हो रहा है वो कंपोनेंट। ठीक, लेकिन अगर इस वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो ये इस L के साथ एंगल 90 बना रहा है। ये आप देख रहे हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा मोमेंट आर्म है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क इज इक्वल टू आर। अब L की जगह मैंने R लिख लिया, L इज इक्वल टू आर आप यहाँ लिख लेंगे, मोमेंट आर्म R है। ठीक है, क्योंकि ऊपर फार्मूले में R लिया, इनटू इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, F साइन थीटा, तो हम लिख लेंगे F साइन थीटा, वेयर R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने बात शुरू में कर ली। F इज द अप्लाइड फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म आप कह सकते हैं एंड द फोर्स। ओके जी, तो ये बात यहाँ से प्रूव हो गई फिर हमारे पास कि टॉर्क किसके बराबर है, आर एफ साइन थीटा के। ओके, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास 4.5, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट 0। कहता है एक ऐसी डायग्राम बनाएं और उससे ये साबित करके दिखाएं कि जो उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स है वो तो 0 है लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क 0 नहीं है। अब आप देखें ये एक रॉड है हमारे पास, सपोज कर लें ये एक प्लास्टिक रॉड है। ठीक है जी, इसके दोनों एंड्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की अप्लाई हो रही हैं, या इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, पैरेलल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड की है। यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की। अब देखा जाए तो इनके फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स तो 0 होगी। बट जब ये फोर्सेस इस प्लास्टिक रॉड पर लगेंगी तो ये फोर्सेस इसे जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी और ये रॉड जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क तो 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि नेट टॉर्क समेशन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर ये फोर्सेस लग रही हैं। हाँ, अगर ये सेम पॉइंट्स पे लगती, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन अपवर्ड लगती और ये वाली 10 न्यूटन यहाँ पर डाउनवर्ड लगती, तो तब इस रॉड में कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना होती, फिर हम कहते हैं कि इसमें नेट टॉर्क भी 0 है। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही है, तो नेट फोर्स तो 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो आप ये डायग्राम ड्रा कर देंगे। ठीक है जी। फिर है हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच
केस इन द फिगर गिवन बिलो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, कोन को ये एक फ्लैट बेस पर रखी गई है, ठीक है, और इसकी वाइडर बेस है। हमने कहा था स्टेबिलिटी के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए और बेस वाइडर होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी वाइडर बेस पर रखी हुई है, इसे हम अगर स्लाइड टिल्ट भी करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो ये स्टेबल अपने क्या है इक्विलिब्रियम में। तो एक आप मेंशन कर दें स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन ऑन अ फ्लैट बेस, ठीक है जी। जो कौन है वो एक तो अपनी फ्लैट बेस पर रखी हुई है, वाइडर बेस है, तो ये क्या है जी हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर है बी पर देखें तो ये बॉल हमारे पास जो है रखी गई है एक डूम पर, ठीक है, लाइक एक डी सरफेस पर। तो इस केस में ये बॉल जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर हम इसे स्लाइड टिल्ट करेंगे, ठीक है, तो ये फौरी जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बॉल ऑन द टॉप ऑफ अ डोम, ठीक है, ये अपनी इस पोजीशन को बरकरार नहीं रखेगी। और अगर हम इस डी को, इस डूम को डिस्टर्ब करते हैं तो ये बॉल एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट ना होने के बराबर कवर होता है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाती है, ठीक। तो ये जो बॉल है हमारे पास ऑन द टॉप ऑफ अ डोम की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जबकि अगर सी की बात करें तो ये हमारे पास सिलेंडर जो है वो अपनी हॉरिजेंटल कर्व सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिलेंडर लाइंग ऑन इट्स साइड, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कीप्स द हाइट एट दिस प्लेस। अगर हम इसे डिस्टर्ब भी करते हैं तो ये उसी पर ही रहेगा, और इस तरह हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो पार्ट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी अनस्टेबल और सी हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फिर है 4.7, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी विच इज़ मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स अगर कोई कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मीन एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। बट डायनामिक इक्विलिब्रियम इसे हम कहते हैं। तो आप लिख लें अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट रोड इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ज़ीरो, ठीक है। इस पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। फिर है 4.8, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड फॉर मोशन एनालिसिस, ठीक है जी। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर उसका टोटल मास जो है वो कंसीडर टू बी कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, मोशन एनालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स कंसिडरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, या आप कह सकते हैं टोटल वेट्स ऑफ अ बॉडी एक्ट्स टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। तो ये दोनों में क्या है जी हमारे पास डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.9, व्हाट आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी फिजिक्स विच आर अप्लाइड इन डिज़ाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार्स। ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए। पहला प्रिंसिपल है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो होना चाहिए, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज स्टेबिलिटी। और दूसरा है इंक्रीजिंग द बेस ऑफ सपोर्ट या वाइडर द बेस, ठीक है, अ वाइडर बेस प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये दो प्रिंसिपल है जी टू गेन स्टेबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 4.10, हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, एक बच्चा जो है अगर उसके पास एक स्टोन है और उसने स्ट्रिंग के साथ उसे टाई किया और वो अपने हाथ से उसे घुमा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक सेंटर सीकिंग फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहती है। लेकिन बात की जाए अगर वेलोसिटी की, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ ना हो तो वो स्ट्रिंग टूट के टेंजेंट टू द सर्कल वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, वो स्टोन। तो वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, मीन अलोंग द रेडियस है। तो अगर हम एंगल देखें तो ये 90 का एंगल बनता है, ठीक, और ये मीन्स कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर,
दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो मैंने बात की सेंटर सीकिंग फोर्स, इसलिए इसे हम कहते हैं। वाइल वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, वेलोसिटी जो है वो पाथ की क्या होती है, टेंजेंट। सिंस अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो सर्कल के केस में जो टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये जस्टिफाई हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के साथ क्या रहेगी, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मुझे दें इजाज़त, वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।